अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 10वीं। पाठ क्रमांक 3 सफर का साथी और सिरदर्द। विधा हास्य व्यंग निबंध। रचनाकार राम नारायण उपाध्याय। यह तस्वीर इस सबक के लेखक रचनाकार राम नारायण उपाध्याय जी की है। आपका परिचय। जन्म 1918, खंडवा, मध्य प्रदेश। परिचय। पंडित राम नारायण उपाध्याय स्वतंत्रता पूर्व के लघु कथाकार है। आपकी भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावशाली है। आपकी व्यंग्य, ललित निबंध, रूपक, रिपोर्टाज, लघु कथाएं, संस्मरण आदि विधाओं में 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। आपने हिंदी भाषा के साथ साथ लोक भाषा एवं विभिन्न बोलियों के संवर्धन के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। प्रमुख कृतियां: बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार, नाक का सवाल, मुस्कुराती फाइलें, व्यंग संग्रह, मुर्गा के छौने, निबंध संग्रह, हम तो बाबुल तेरे बाग की, चिड़िया, लोक साहित्य, जिन्हें भूल न सका, संस्मरण आदि। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में व्यंग्यकार ने रेल यात्रा में मांग कर अखबार पढ़ने वालों, अनावश्यक बात करने वालों, बिन मांगे सलाह देने वालों पर करारा व्यंग किया है। बच्चों, लोग यात्रा पर जाते हैं अपने किसी आवश्यक काम अथवा घूमने फिरने के उद्देश्य से, पर रेल यात्रा में यात्री को कभी कभी सह यात्रियों का ऐसा व्यवहार देखने में आता है जिससे उसे सिरदर्द हुए बिना नहीं रहता। लेखक चाहते हैं कि हमें इन बुराइयों से बचना चाहिए। मैं अब पाठ को शुरुआत करती हूँ। मुझे अकेले यात्रा करने में आनंद आता है। इससे चलती रेल में से पैरों के नीचे से निकल जाने वाली नदी में कल्पना में डुबकी लगाने, यानी अपने ही सोच में डुबकी लगाते हुए नदी में हम डूब रहे हैं बहाव में, इस तरीके जो पास लगते हैं उन वृक्षों के निरंतर पीछे छूटते चले जाने। वृक्ष यानी पेड़ और निरंतर यानी लगातार, तो जो पास है अपने वो वृक्ष लगातार पीछे छूटते चले जा रहे हैं, और जो दूर है उन भागते वृक्षों का साथ निभाने, और जो खिड़की में से दूर दिखाई देने वाले वृक्ष है वो दौड़ते हुए उनके साथ निभाने में बड़ा मजा आता है। यानी लेखक को इसलिए यात्रा करने अकेले पसंद है, खुशी होती है, क्योंकि वो सफर में जो भी कुदरती नजारा दिखता है उससे खुशियां हासिल करते हैं। उन्हें कुदरती नजारा देखना बहुत पसंद है। आगे, यात्रा में अगर कोई साथी मिल जाए तो ऐसा लगता है मानो वह मेरी निगाह चुरा रहा है। यानी अगर उनको कोई सफर में साथी मिला तो उन्हें उनकी जो नजर है, लेखक की जो नजर की हरकत है, उसके ऊपर कोई निगरानी रख रहा है, ऐसे लगता है। मैं किसकी ओर एकटक निहारता हूँ। एकटक यानी बिना पलक झपकाए, निहारता यानी गौर से देखता हूँ। किसे देखकर नाक बहुत सिकोड़ता हूँ।
नाकभों सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता, नाखुशी दिखाना, घृणा प्रकट करना। और कौन मेरे एकांत क्षणों का, एकांत क्षण यानी तन्हाई के पल, अकेलापन, इन पलों में का अंतरंग साथी है। अंतरंग साथी है यानी आंतरिक साथी, अंदरूनी साथी है। इन सब बातों पर कोई निगाह रखे, यह मुझे कतई पसंद नहीं। इन सब बातों पे कोई मेरे पास निगाह रखे यानी मेरे पास देखते रहे, निगरानी करते रहे, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ऐसा लेखक कहते हैं। कभी कभी जब रेल की खिड़की से बाहर झांक कर दूर के दृश्य यानी दूर के नजारे, किसी प्राकृतिक मनोरम दृश्य को देखना चाहता हूँ, किसी प्राकृतिक यानी कुदरत के मनोरम यानी मन को लुभाने वाले दृश्य यानी नजारे को देखना चाहता हूँ, जैसे सूर्योदय यानी सूरज का तुलू होना और सूर्यास्त यानी सूरज का गुरूब होना। तभी मेरी दृष्टि उचट कर किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में जा उलझती है। तब मेरी दृष्टि यानी मेरी नजर उचट कर यानी वो जो सूरज तुलू होते समय देखना है या तो सूरज गुरूब होते समय लेखक को देखना है, तो वहां से अलग होकर किसी झाड़ के, पेड़ के, वृक्ष के, दरख्त के डाली पर पांव टिका कर जो बच्चे बैठे हुए उनको देखने में जब उनकी नजर उलझ जाती है, तब कैमरे के हिल जाने की तरह, फोटो निकालते समय अचानक से कैमरा हिल गया, उस तरीके से सारा दृश्य गायब हो जाता है, सारा नजारा गायब हो जाता है और मैं सोचता ही रह जाता हूँ कि आखिर मैं देख क्या रहा था। और वो सोचने लग जाते कि आखिर में मैं क्या देख रहा था, यानी वो देखना चाहते हैं क्या, तो मन को लुभाने वाला प्राकृतिक का, कुदरत का नजारा देखना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही और वो देखते समय यानी सूरज का तुलू होना, गुरूब होना, ये सब देखना चाहते हैं, लेकिन ये देखते समय बीच में ही अगर उनकी नजर किसी पेड़ पर बैठे हुए बच्चों के पास गई तो कैमरा हिले जैसा जो देखना चाहते वो पूरा नजारा गायब हो जाता है और फिर वो ही सोचने लगते कि आखिर में मैं क्या देख रहा था। शब्दार्थ: कल्पना यानी कोई नई बात सोचना, निरंतर यानी लगातार, साथ निभाना यानी साथ देना, निगाह चुराना यानी नजर की हरकत पर निगरानी रखना, एक टक यानी बिना पलक झपकाए, निहारना यानी गौर से देखना, निरखना, मनोरम यानी मन को लुभाने वाला, उचटना यानी मन का न लगना, मुहावरा और उसका अर्थ नाक भौं सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता, घृणा प्रकट करना। कभी कभी मेरी दृष्टि नदी किनारे के सौंदर्य को निहारना चाहती है यानी देखना चाहती है। इसी बीच जैसे आंख में कंकड़ी गिर जाए यानी छोटा कंकड़ गिर जाए, ऐसे रास्ते में पहाड़ी के आ जाने से सारा दृश्य चौपट हो जाता है। बीच में ही पहाड़ आने की वजह से वो जो नदी के किनारे का सौंदर्य देखना चाहते हैं वो उनको देखने नहीं मिलता, सारा नजारा तबाह हो जाता है, उन्हें देखने नहीं मिलता। कभी कभी मेरा मन उच्च आकाश में उड़ने वाले पक्षियों के साथ अनंत के ओर छोर नापना चाहता है, यानी कभी कभी ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पंछियों के जिसका अंत ही होने वाला नहीं, इतना जो है अनंत, उसका नापना चाहते हैं वो कितना है वो। इसी बीच रेल किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है। अब गुफा में प्रवेश करने के बाद उनको ऊंचा आसमान देखने मिलेगा? नहीं देखने मिलेगा। और तब लाचार मन को भी, विवश मन को, मजबूर मन को भी मन मारकर यानी अपनी इच्छा को दबाकर सुरंग की उस पतली लकीर में से, सुरंग यानी जमीन खोदकर उसके नीचे बनाया हुआ मार्ग, उसके उस पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है, बेबस होना पड़ता है। यानी लेखक को नदी का नजारा देखते समय पहाड़ बीच में आने के वजह से नजारा अच्छे से देखने मिलता नहीं, उसकी खूबसूरती देखने नहीं मिलती।
तो आसमान के ऊंचे आसमान की गहराई देखना चाहता है, वो अनंत और छोर नापना चाहता है। तो ऐसे वक्त गुफा में रेल जाने की वजह से उसे वह भी देखने नहीं मिलता और उसे उस सुरंग से बाहर निकले तक अपने मन को लाचार करना पड़ता है, मजबूर करना पड़ता है, खामोश रहना पड़ता है, जब तक वो रेल उस गुफा से बाहर नहीं निकलती। वैसे मुझे बस की यात्रा कतई पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं, एकदम पसंद ही नहीं। उसमें यह भी जरूरी नहीं कि बगल में बैठने वाला आदमी हमारा मनपसंद ही हो। अगर बस में से सफर कर रहे तो ये जरूरी नहीं कि बाजू में जो बैठेगा वो अपने पसंद वाला ही आदमी हो। अनेक बार तो ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ता है जो रूठी हुई पत्नी की तरह लाख मनाने पर भी सीधे मुंह बात नहीं करता। यानी जैसे रूठी हुई पत्नी को कितने बार मनाए तो भी वो सीधे मुंह बात नहीं करती, टेढ़ी बात करती, गुस्से में ही रहती, रूठे हुई रहती है। वैसे ही कभी कभी बाजू में बैठने वाला आदमी मिलता है कि उसके साथ कितना भी अच्छे से बात करो, कितने भी अच्छे तरीके से व्यवहार करो, लेकिन वो कोई सीधे ढंग से बात नहीं करता। और अगर उससे प्रश्नों के जरिए छेड़खानी की जाए, यानी सवाल पूछकर छेड़ने वाली बात की जाए, तो हाँ हूं में जवाब देकर खिड़की से बाहर मुंह लटका लेता है। यानी वो बातों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाता, खिड़की के बाहर देखते रहता। कभी कभी ऐसा भी साथी मिल जाता है कि आप चाहे सुने या न सुने, वह अपनी बात तब तक सुनाता रहता रहेगा जब तक दो में से एक उतर न जाए। यानी कभी कभी बाजू में बैठने वाला मुसाफिर साथी ऐसा निकलता है, वो बस कंटिन्यूसली बड़ करते रहेगा। भले ही सामने जो बैठा हुआ लेखक है वो बात करे न करे, सुने न सुने, लेकिन ये अपनी सुनाते रहता है जब तक दोनों में से एक उतर नहीं जाता। इस तरीके से लेखक ने सफर में होने वाले जो तजुर्बे है, आने वाली जो तजुर्बे है, उसके बारे में शब्दार्थ चौपट, नष्ट, तबाह, अनंत यानी असीम जिसका अंत न हो, लाचार यानी विवश मजबूर, बाध्य यानी मजबूर, कतई यानी एकदम बिल्कुल, काला यानी सांप का किसी प्रकार के व्यवहार का अवसर, छेड़खानी यानी छेड़ने वाली बात, मुहावरे अर्थ चौपट हो जाना, नष्ट होना, बर्बाद होना, मन मारना, इच्छा को दबाना, पाला पड़ना, काम पड़ना। मुझे सुपर फास्ट ट्रेन के बजाय एक्सप्रेस से यात्रा करना ज्यादा पसंद है। सुपर फास्ट ट्रेन यह सारे स्टेशनों पे रुकती नहीं है और इसीलिए लेखक को वो पसंद नहीं है। उन्हें एक्सप्रेस से यात्रा करना पसंद है क्योंकि वह हर स्टेशन पर रुकती है। अब यहाँ पे वो वजह कैसे बताते हैं? कारण सुपर फास्ट ट्रेन का स्वभाव यानी आदत उस विशिष्ट व्यक्ति की तरह, विशिष्ट यानी अलग, खास व्यक्ति यानी इंसान की तरह होता है कि जो रास्ते में मिलने वाले बराबरी वालों की, यानी रास्ते में जो हमारे ही जैसे बराबरी वाले यानी समान स्तर के, उपेक्षा कर यानी लापरवाही करते हुए बड़ों से मिलने दौड़ा जाता है। अपने से बड़ों से मिलने के लिए दौड़ने जाता है। उसे आदमी से अधिक अपनी चाल पर नाज होता है। वो आदमियों को देखकर रुकता नहीं हर स्टेशन पे, तो उसे अपने चाल पर नाज रहता है और इसीलिए वो फास्ट चलता है। अब चाल पे नाज रहता है ने अपने गति पे, अपने रफ्तार पर, अपने चलने पर, और नाज यानी क्या? गर्व। जबकि एक्सप्रेस एक दोस्त की तरह दूर से स्टेशन देखकर
अपनी चाल धीमी कर देती है। लेकिन एक्सप्रेस उनको कैसे लगती है? एक्सप्रेस ट्रेन क्या लगती है उनको? ऐसा लगता है जैसे कुछ वो एक दोस्त थे जो स्टेशन पे रुके हुए दोस्त को मिलने के लिए धीमी चाल कर देती है, सबको अपने हृदय में स्थान देती है। हृदय यानी दिल। तो स्टेशन पे जो भी लोग चढ़ना चाहते हैं, हर स्टेशन पे जो भी लोग चढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो अपने दिल में जगह देती है। और जब चलती है तो इस कदर धीरे जैसे कोई एक मित्र दूसरे से विदा ले रहा है। और जब स्टेशन पे रुकने के बाद जब कुछ लोग चढ़ते उस ट्रेन में, और बाद में जब ट्रेन वापस से शुरू होती है, तब ऐसे वो ट्रेन शुरू होती जैसे कुछ अपने एक दोस्त से विदा हो रहा है। विदा यानी विदाई हो रही है, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे, दूर हो रहे। अपने को तो भाई साहब रेल की खिड़की से दुनिया देखने में बड़ा मजा आता है। ऐसे लगता है जैसे शीशे में से डिब्बे वाला बाइस्कोप देख रहे हों। लेकिन कोई देखने दे तब तो। जैसे ही आपने पाँव रखा और अपनी सीट पर बैठे कि सामने की सीट पर बैठा यात्री आपके झोले में से झांकते अखबार की ओर देखकर पूछेगा, क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अखबार मांगा। शब्दार्थ विशिष्ट, असाधारण, उत्तम, बराबरी वाला, समान स्तर का, उपेक्षा, उदासीनता, चाल, गति, चलने का ढंग, विदा यानी विदाई। भले ही आपने उसे अभी अभी खरीदा हो और उसे खोलकर पढ़ना तो दूर, पन्ने पलटकर भी न देखा हो, लेकिन आपके उत्तर की प्रतीक्षा यानी इंतजार किए बिना अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। अब आपकी स्थिति यानी हालत, दशा मांगने वालों की हो जाएगी। यानी आपका अखबार आप पढ़ने के पहले ही और आपने सामने वाले ने मांगा तो हाँ या ना बोलने के पहले ही सामने वाला बस पूछता है क्या मैं ले सकता हूँ क्या, और ले लेता है। और फिर आपकी हालत हो जाती है मांगने वालों की। और आप उत्सुकता से राह देखेंगे कि समाचार पत्र अब लौटे कि तब। उत्सुकता यानी बेताबी, आतुरता, राह देखेंगे यानी इंतजार करते रहेंगी। समाचार पत्र यानी अखबार अब लौटेगा या तब। तभी वे सज्जन एक जमाई लेकर उसे बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर इस तरह शान से बढ़ा देंगे मानो समाचार पत्र आपका नहीं, उनकी निजी संपत्ति हो। तभी जिन्होंने हाँ या ना जवाब सुने बगैर अपने हाथ से वो अखबार लिया, वो सज्जन जमाई लेकर यानी ऊप, आलस्य आदि से सांस अंदर खींचकर धीरे धीरे बाहर निकालकर उसे बेतरतीबी से यानी समाचार पत्र को, अखबार को क्रम के अभाव से क्रम रहित कैसे भी मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले को इस तरीके से ही शान से देंगे जैसे कुछ वो आपका नहीं तो उनका खुद का ही संपत्ति है, वो उनकी खुद की है, वो व्यक्तिगत, निजी यानी व्यक्तिगत। देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर अलग होकर पूरे डब्बे के चक्कर काटने लगेंगे, गोलाकार घूमने लगेंगे, फेरे करने लगेंगे। मजे की बात यह है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं इसका अंदाज रेल की यात्रा करते समय ही लगाया जा सकता है। कोई ललित निबंध के तो कोई संपादकीय पन्ने से अपनी सीट झाड़ता नजर आएगा, कोई समाचार पत्र फैलाकर उस पर भोजन करता दिखाई पड़ेगा। बेचारे समाचार पत्र वाले ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि उसके पत्र के इतने उपयोग हो सकते हैं। शब्दार्थ प्रतीक्षा, इंतजार, स्थिति, हालत, दशा, जमाई लेना, ऊप, आलस्य आदि से सांस
अंदर खींचकर धीरे धीरे बाहर निकलना। बेतरतीबी, क्रम का अभाव, जुदा अलग। मुहावरा अर्थ: राह देखना, इंतजार करना, चक्कर काटना, गोलाकार घूमना, फेरे लगाना। इन सब से परेशान होकर जब आप पीछे की ओर सिर टिकाकर कुछ क्षण आराम करना चाहोगे, इसी बीच सामने से प्रश्न उछलेगा, कहां तक चल रहे हैं? आप अनमने मन से कहेंगे, अनमने यानी उदास, भोपाल तक। पूछेंगे, भोपाल गाड़ी कितने बजे तक पहुंचती है? कहेंगे 3:15 बजे। उनका तर्क होगा, तर्क यानी अनुमान, पहले तो 4 बजे पहुंचती थी। कहा, टाइम बदल गया। बोले, गाड़ी में तो कई जगह चेन पुलिंग होती होगी, आज की तारीख में पहुंच जाए, यही गनीमत है। गनीमत यानी संतोष करने योग्य बात। आप सोचेंगे चर्चा का अंत हुआ, यानी चर्चा खत्म हो गई। तभी तीर की तरह प्रश्न उछलेगा, आप हबीबगंज उतरेंगे या भोपाल? कहा, हबीबगंज। पूछा, हबीबगंज क्यों? कहा, वहां से तुलसी नगर पास पड़ता है। शब्दार्थ: अनमने, उदास, तर्क, अनुमान, गनीमत, संतोष करने योग्य बात, अंत, खत्म। वे चिढ़कर कहेंगे, खाक पास पड़ता है, ऑटो वाले 5-7 रुपए ऐट लेंगे, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है, जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। सोचा, कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में न बैठा दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। आखिर में वो चुप बैठ गया, शांत बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री यानी हमरा, हमसफर के प्रश्नों का जवाब देना ही होगा। पूछा, भोपाल में क्या करते हैं? कहा, मीटिंग में जा रहा हूँ। वे कहना शुरू कर देते, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है, लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाठ से सरकारी क्वार्टर मिला है, बीवी और 2 बच्चे हैं। देखो बच्चों, कितनी बड़बड़ कर रहे हैं ये पड़ोसी बैठे हुए आदमी लोग। इन्हें हम बोलेंगे सहयात्री, हम सफर। लेकिन बिना वजह बड़बड़ करना, फिजूल बातें करना, आप कहाँ से जा रहे, नहीं यहाँ से नहीं, ऐसे गए तो और अच्छा है, आप क्या करते, मैं तो ये करता हूँ, ऐसे फिजूल बड़बड़ करते बैठे, जिसकी वजह से लेखक को खिड़की में से बाहर देखने नहीं मिलता। शब्दार्थ: निश्चल, अचल, स्थिर। सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला आदमी। मुहावरा अर्थ: चुप्पी साधना, चुप रहना। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए, यानी रेलवे में काम करने वाले इंसान का साथ हो जाए, तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। शटिंग करने की आवाज यानी किनारे लगाना, गाड़ियों को दूसरे ट्रैक पर स्थानांतरित करना। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूं, यानी 8 के ऊपर से आ रहा हूं। 8 यानी 8 इंग्लिश का। 7 डाउन से लौटना है, यानी 7 नीचे लौटना है। 7 यानी 7 इंग्लिश वाला 7 है यहाँ। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, सिग्नल यानी संकेत नहीं दिया, और गाड़ी आउटर यानी बाहरी पर आकर खड़ी हो गई, तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। तो फिर रात में वापस से घर लौटना मुश्किल है। अब ये सब बातें करना जरूरी है नहीं, लेकिन बड़बड़ करते रहेंगे।
आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। मेल को यानी जो ट्रेन है उसे, दूर की ट्रेन को मेल बोलते हैं, और माल को पास करना पड़ता है यानी जिस गाड़ी में, ट्रेन में सामान है, जो गाड़ी मालगाड़ी है, उसे पहले भेजना पड़ता है। कारण मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, क्योंकि मालगाड़ी में जो माल भरा हुआ है वो बिगड़ने का डर, बिगड़ने यानी खराब होने का डर रहता है। जबकि मेल में बैठा हुआ आदमी बिगड़ता नहीं है, जबकि मेल में यानी ट्रेन में बैठा हुआ आदमी बिगड़ता नहीं, यानी खराब नहीं होता, यानी गुस्सा नहीं होता, उसे गुस्सा नहीं आता। अरे नाराज भी तो नहीं होता, गुस्सा तो छोड़ो, नाराज भी नहीं होता। क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूं। अब ये दूसरा आदमी भी बड़बड़ करने लगा। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते। लोग बाग यानी जनता। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहां पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़े लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो, यानी पहले से ही मालूम होगा कि इस ट्रेन को, इस गाड़ी को बहुत बड़ी लाइन होगी। अंदेशा यानी आशंका। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? यानी एक तो टिकट निकाला नहीं और अब ये भी पूछ रहा है कि बिना टिकट वाला इंसान कहां से जाए बाहर, ताकि टीसी ना पकड़े, टिकट चेक करने वाला ना पकड़े। शब्दार्थ, शटिंग किनारे लगाना, सिग्नल संकेत, आउटर बाहरी, मेल यानी मेल सवारी गाड़ी, माल यानी मालगाड़ी, माल सामान, माल का बिगड़ना खराब होना, यात्री का बिगड़ना वृद्ध होना, लोग बाग यानी जनता, अंदेशा यानी आशंका, खतरा। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ। मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था। अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। जो पूछताछ विभाग में काम कर रहा है वो इस तरीके से फिर सामने वाले को जवाब देता कि तुम यहाँ आकर बैठो, मैं भी पहले रास्ता पूछ रहा था और पूछते पूछते यहाँ आया, तो बाहर जाने वाले का रास्ता बताने के लिए मैं अभी यही काम कर रहा हूँ कि बाहर जाने का रास्ता बताते बैठो। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? आरक्षण यानी रिजर्वेशन, पहले से टिकट निकालना। मैंने कहा, यह तो सहज बात है, यानी साधारण बात है, सरल बात है, मैं हमेशा करता ही हूँ। आजकल बिना आरक्षण के यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी है। अजीब यानी विचित्र, अलग। सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, शान से यानी गौरव से, बड़प्पन से। अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं। अकड़ कर यानी ऐट कर, घमंड करके डिब्बे में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से ही ये टिकट है, ट्रेन की रिजर्वेशन है ट्रेन का। और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, यानी हल्केपन की निगाह से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण यानी रिजर्वेशन भी नहीं है। इशारे इशारे में यानी संकेत संकेत में कुछ बात होती है और उसे वह जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है, वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित यानी जो लिखी नहीं है इबारत, लेकिन लिखा हुआ समझने का भी होती है।
समझने की बातें जो लिखी हुई नहीं है। क्या है? भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, यानी कंडक्टर की जायदाद है। वो चाहे तो टिकट दे जहां से चाहिए वहां तक। शब्दार्थ सहज यानी सरल साधारण, अजीब यानी विचित्र, शान यानी गौरव बड़प्पन, अकड़ना यानी ऐठना घमंड करना, हिकारत यानी तुच्छ हल्कापन, इशारा यानी संकेत, संपत्ति यानी धन जायदाद। सांझ हो चली थी। सांझ यानी शाम। डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी। लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सहयात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। बोले, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हैं? इससे रिएक्शन हो सकता है। फिर पूछा, कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं। उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। रिएक्शन का अर्थ है प्रतिक्रिया और जेब गरम करनी, इसका अर्थ है कमाई करनी है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ। रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो 2 और 2 4 मिलाकर खाने में मजा आ जाता है। शब्दार्थ रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया, मुहावरा अर्थ जेब गरम करना, कमाई करना। फिर पूछा, आपको सिर दर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? पैतृक बीमारी यानी पुश्तैनी, पिता की या तो वालिद की आई हुई या बाप दादा के समय से चली आई हुई ये बीमारी है या केवल आपको ही है? मैंने कहा, मेरे परिवार में सभी के सिर है, अतएव सबको सिर दर्द होना स्वाभाविक है। वे बोले, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? बिना सिर पैर की बातें करना यानी निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना। जिनके पांव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है। जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। शनि यानी सौर मंडल का एक ग्रह, यानी अब उन्हें ऐसा कहना है उस आदमी को कि ऐसे कुछ जरूरी नहीं कि सबको सर है इसलिए सर दर्द होता है। तो जिनके पाँव में शनि है उनको भी होता है और पेट में गैस है तो उनको भी होता है, ऐसा वो मुसाफिर कहता है साथ का। मैंने कहा, आप बजा फरमाते हैं, यानी आप सही कहते हो, उचित कहते हो, मुनासिब कहते हो। जब मैं घर से चला तो भला चंगा था। भला चंगा यानी ठीक ठाक था। ट्रेन में बैठा तब भी कोई शिकायत नहीं थी, तभी भी मुझे कुछ तकलीफ नहीं थी। किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरे ले रहा था। लेकिन जब से हम सफर सहयात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफर यात्रियों के दर्द सिर से परेशान हूँ। शब्दार्थ पैतृक यानी पुश्तैली, बाप दादा के समय से चला आया हुआ। शनि यानी सौर मंडल का एक ग्रह। बजा परमाना यानी उचित कहना। भला चंगा यानी ठीक ठाक। मुहावरा अर्थ बिना सिर यानी पैर की बात करना, बिना सिर पैर की बात करना यानी निराधार बात करना, व्यर्थ की बात करना। यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि उनको सफर करने में तो बहुत आनंद आता है, यात्रा करने में बहुत आनंद आता है, लेकिन यह यात्रा करते समय उनको अकेले यात्रा करना पसंद है। जब उनको
ट्रेन में या बस में अगर कोई साथी मिलता है, हमसफर मिलता है, तो जान न पहचान तू मेरा मेहमान, उस तरीके से वो जितने सवाल करता है उतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वो जितनी बात करता है उन बातों को ध्यान देना पड़ता है। बिना वजह तकलीफ देने वाले लोगों की वजह से लेखक को खिड़की से बाहर का कुदरती नज़ारा देखकर जो खुशियाँ हासिल करने की रहती है वो करने मिलती नहीं। उसके उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, उदाहरण भी दिए हैं। जैसे अखबार खुद का है, लेकिन ट्रेन में आते ही लोग जैसे कुछ उनका खुद का है, लेखक का है ही नहीं। अखबार समाचार पत्र लेखक का है ही नहीं, अपनी खुद की मालिकी का है, ऐसा समझकर एक दूसरे को पास करते हैं, पढ़ते हैं, मोड़ते हैं, उसके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं तो सीट झाड़ने के लिए, तो कोई खाना खाने के लिए उसे फैलाकर उसका इस्तेमाल करते हैं, ऐसा बताया गया है। तो लेखक ने ये भी कहा है कि बिना वजह बात करते हैं, ये ट्रेन किधर तक कहाँ पहुँचेगी, आप कहाँ जाएंगे, आप कितने, ये गाड़ी कहाँ कितने बजे तक पहुँचेगी, फिर आप वहाँ पे क्यों उतरेंगे, आपको कहाँ जाना है, फिर वहाँ जाना है तो यहाँ क्यों उतरने का, वहाँ उतरने का, वहाँ उतरे तो सस्ता गिरेगा, यहाँ उतरे तो महंगा गिरेगा, बिना वजह की सलाह देते रहते हैं। आगे जाकर लेखक ने ये भी कहा कि अगर हमें हमसफर, हमारा साथी जो ट्रेन में मिला हुआ है, वो अगर ट्रेन में काम करने वाला कर्मचारी है तो उसके डाउन की बातें सुनने की, 8 अप से डाउन होगी, 7 अप से वापस जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, शटिंग होगा, फिर मुझे घर जाने मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, फिर माल डब्बे को, मालगाड़ी को पहले भेजते, मेल को नहीं भेजते, क्योंकि माल डब्बे में क्या सामान खराब हो जाता है, मेल में क्या आदमी बिगड़ता नहीं है। इतनी पूछताछ करते बैठेंगे कि बस, और बातचीत करते बैठेंगे, और उसमें और पूछताछ विभाग में का, रेल के पूछताछ विभाग में का इंसान मिला तो वो उसके अलग अलग तजुर्बे बताएगा कि इंसान कैसे कैसे आकर उसको अलग अलग सवाल पूछते हैं। कोई आकर पूछता है कि छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, तो कोई पूछता है कि 10 बजे वाली रेल कब आएगी, तो कोई और कुछ पूछता है, जैसे कि इनको सब कुछ मालूम है। और कभी कभी तो एक आध इंसान ऐसा भी, एक आदमी ने उनको पूछा था, किसे, पूछताछ विभाग में काम करने वाले को पूछा था कि बिना टिकट वाले बाहर कहाँ से जाएंगे, उनके लिए रास्ता बाहर जाने का कहाँ से है। यानी इस तरीके से बिना वजह सफर में अपने आसपास बैठे हुए आदमी लोग बिना वजह बड़ करते हैं, जिसके वजह से लेखक को खिड़की में से बाहर का देखने मिलता नहीं। कोई इंसान ऐसे भी सवाल पूछता है कि आप आरक्षण करते हो क्या यात्रा पर जाने से पहले, और फिर करते हैं बोले तो वो करना गलत है, उल्टा वो ज्यादा ही तकलीफ देह है, ये समझाता है। और इतनी बड़बड़ करते रहेंगे लोग आसपास के कि फिर लेखक का सरदर्द होने लगता, और सरदर्द होने लगा इसलिए उन्होंने अगर गोली खाए सरदर्द बंद होने के, तो उसके ऊपर भी और सिखाने वाले लोग मिलते हैं कि आप गोली क्यों खा रहे, रिएक्शन हो जाएगा, ये गोली बिली मत खाया करो। अब ये गोली खाने से रिएक्शन होगा, वो बोलते बोलते ऊपर से ये भी पूछते हैं पहले दिन क्या खाया आपने कहीं रेलवे ठेकेदार की बासी पूरी कचौड़ी तो नहीं खाई, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं तो बासी को गर्म करके बोलते हैं देखो हाथ लगा के गर्म है, खाओ ताजा है करके, क्योंकि उनको उनकी जेब गर्म करने की रहती है। ये भी एक फ्री में सलाह देते रहेंगे, जैसे लेखक को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, लेखक को कुछ समझता नहीं, कुछ नहीं, लेखक को अपना समझाते बैठेंगे। फिर ऊपर से ये भी पूछेंगे कि ये सरदर्द पितृक है क्या, यानी पूछते नहीं है क्या, बाप दादा के समय से चलते आया हुआ सरदर्द है क्या। बिना वजह बड़बड़ कर करके लेखक का सरदर्द शुरू करेंगे। जो यात्रा में अकेले सफर करने का आनंद वो चाहते हैं वो उन्हें बड़े मुश्किल से मिलता है या तो कभी मिलता भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने इस सबक का नाम भी लिखा है, सफर का साथी सिरदर्द। इस तरह से हमारा आज यह सबक तीसरा, सफर का साथी और सिरदर्द, यह रचनाकार राम नारायण उपाध्याय इन्होंने लिखा हुआ सबक खत्म हो गया। धन्यवाद।